दिल्ली में भूकंप। अब समझते हैं दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, असली खतरा कहाँ है और जमीन के 175 किलोमीटर नीचे का सच क्या है। पूरा विश्लेषण करेंगे, पूरे ध्यान से इसको सुनते रहिए, समझते रहिए। दिल्ली एनसीआर बार बार क्यों कांप रहा है? अफगानिस्तान में आई दरार से भारत के पंखे क्यों हिलने लगते हैं? 175 किलोमीटर गहरी ऊर्जा ने 1000 किलोमीटर का सफर इतनी जल्दी कैसे तय कर लिया? क्या दिल्ली की मिट्टी ही दिल्ली की सबसे बड़ी दुश्मन है? क्या आप दिल्ली की मिट्टी के बारे में जानते हैं? और क्या ये 5.9 तीव्रता का भूकंप किसी नए बड़े खतरे का साइलेंट अलार्म है? आज हम इन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, मेरे साथ बने रहिए। शुक्रवार रात उत्तर भारत में अचानक क्या हुआ? बहुत तगड़े झटके आए, लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। लेकिन सवाल है, शुरुआत कहाँ होती है? 9:42 दिल्ली एनसीआर पंजाब जम्मू कश्मीर में अचानक धरती कांपने लगती है। इमारतों के पंखे हिलने लगे और लोग दहशत में घरों से बाहर आ गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई। तेज था ये भूकंप। इसका प्रभाव भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तजिकिस्तान में भी देखा गया। अब जरा एक सेकंड सोच के देखो, 5.9 तीव्रता का कोई बहुत भयंकर स्तर नहीं है, फिर भी चार देश एक साथ कैसे हिल गए? आखिर वो कारण क्या था? इस भूकंप में कोई राज छुपा हुआ है? 5.9 तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र कहाँ था? केंद्र वो जगह जहां सबसे पहले भूकंप हमें दिखाई पड़ता है। तो दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक शांत पहाड़ी इलाके में ये सारी हलचल होती है। और भूकंप का केंद्र रहा अफगानिस्तान तजाकिस्तान की सीमा पर स्थित एक पहाड़ी, और उसका नाम है हिंदू कुश। हिंदू कुश जो लगातार ये टर्मोइल डील करता है। यहाँ भारतीय और यूरेशियन प्लेटें, यानी यूरेशियन प्लेट यहाँ निरंतर टकराती रहती है। ये टक्कर जो हो रही है, ये जबरदस्त भूकंप का केंद्र बनती चली जा रही है। यानी भारत की एक उत्तरी पश्चिमी सीमा पर एक ऐसा जोन जो धीरे धीरे एक टेक्टोनिक मूवमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। हिंदू कुश पर्वतमाला इतनी अस्थिर क्यों है? हिंदू कुश लंबे समय से, ये पर्वत प्राचीन भारत में हमारा गौरव रहा है। समझते हैं कि भारतीय प्लेट हर साल लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर उत्तर की ओर खिसक रही है। तो ये रही हमारी भारतीय प्लेट, ये खिसक रही है। ये भारी प्लेट हल्की यूरेशियन प्लेट, जो यूरेशियन प्लेट है, उसके नीचे धंस रही है। ये लगातार नीचे जा रही है और यहाँ पर घर्षण हो रहा है। और जब ये घर्षण हो रहा है तो यहाँ पर भारी तनाव पैदा हो रहा है। ये तनाव चट्टानें बर्दाश्त जब नहीं कर पाती हैं तो इनमें दरार पड़ जाती है, फ्रैक्शंस पड़ जाती हैं, ये तरारें टूट जाती हैं। और ये जब टूटती हैं तो इसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा है वो रिलीज हो जाती है, वो मुक्त हो जाती है और ये चली जाती है इन प्लेटों, इस धरती की परपटी पे। तो सवाल ये है कि जो पहाड़ बाहर से इतने शांत दिखते हैं, उनके नीचे इतनी भयानक ऊर्जा कैद है। और वो ऊर्जा क्या क्या कर सकती है, अगले कुछ सेकंड्स में हम इस बात को समझेंगे। टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे काम करती हैं, आप सभी जानना चाहते हैं। आखिर हम इस धरती पर रहते हैं जहां हमने अपने शानदार मकान बनाए हैं, आखिर वो नीचे से कैसे दरक रही है और इसमें कौन कौन सी मूवमेंट हो रही है? बाहर से शांत दिखने वाली ये पृथ्वी अंदर एक युद्ध को झेल रही है। बाहरी परत जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, कई टुकड़ों में बटी हुई है, कई टुकड़ों में, छोटी छोटी प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स पिघले हुए मैग्मा, देख रहे हैं कितना सुंदर मैग्मा, पिघली चट्टानें इनके ऊपर तैरती रहती हैं। प्लेटें आपस में टकराती हैं, जब टकराती हैं तो इसमें घर्षण होता है, इसमें रगड़न होती है और यहाँ से या तो वो एक दूसरे के पास आती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं। और जब किनारों पर घर्षण बढ़ता है तो भयानक काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है, जमा होती है और वो विमुक्त हो जाती है। अब ये जो काइनेटिक ऊर्जा है, ये कैसे बदल जाती है विस्फोटक लहरों में? कैसे ये भूकंप को पैदा करती हैं? जब चट्टानें दबाव नहीं सह पाती हैं तो वे टूट कर ऊर्जा छोड़ती हैं, विमुक्त हो जाती हैं। यहाँ पर रिबाउंडिंग स्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट होता है, जबरदस्त। यानी इनकी स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होते सभी दिशाओं में फैल जाती है। इन्हें सीस्मिक वेव यानी भूकंपीय तरंगे कहा जाता है। ये तरंगे पानी में फेंके गए पत्थर की लहरों की तरह चारों ओर फैलती चली जाती है, चारों तरफ। जैसे तालाब में जब आप पत्थर डालते हैं तो लहरें फैलती हैं। और यहाँ पर पहली होती है प्राइमरी वेव, सबसे तेज चलती हैं, सबसे पहले भूकंप सेंटर तक पहुंचती हैं। इसके बाद आती सेकेंडरी लहरें यानी द्वितीयक तरंगे जिसे कहते हैं। ये जमीन को ऊपर नीचे हिलाती हैं।
इनमें इमारतें कांपने लगती हैं और सबसे खतरनाक होती है लॉन्ग वेव्स या एल वेव्स, जो बहुत ज्यादा तबाही मचाती हैं। अफगानिस्तान से दिल्ली तक लहरें कैसी पहुंच गईं? हजारों किलोमीटर का सफर सेकंड्स में। तो भूकंप का केंद्र भले ही दूर था, लेकिन इसका प्रभाव कई देशों में दिखा। तो ऐसा क्यों हुआ कि हिंदू कुश से भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा से ये चीजें इतनी तेजी से पूरी दुनिया में फैलती चली गईं? अफगानिस्तान से चलकर इन्होंने पाकिस्तान को पार किया और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और कुपवाड़ा में 10 से 15 सेकंड के अंदर की किरणें पहुंची। यानी कि भारत के उत्तरी हिस्से को इन्होंने जबरदस्त तरीके से हिला दिया। फिर यहां से होते हुए लहरें पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में प्रवेश करती चली गईं। रास्ते में ठोस चट्टानों ने लहरों को बिना रोके आगे बढ़ने दिया। इसका मतलब भूकंप की तीव्रता बहुत तेज थी। 175 किलोमीटर की गहराई में क्या अंतर पैदा किया? यानी ये जो तरंगे थी वो 175 किलोमीटर की गहराई में थी। अब लोग यहाँ अक्सर गलती करते हैं। लोग सोचते हैं कि भूकंप जितना गहरा होगा लहरें उतनी दूर तक जाएंगी। इस भूकंप का फोकस यानी हाइपोसेंटर जमीन से 175 किलोमीटर नीचे था। छिछले भूकंप यानी सैलो अर्थक्वेक केंद्र के पास भारी तबाही मचाते हैं। अगर वो सरफेस के पास आ रहे हैं तो उसके ऊपर की संरचना को ज्यादा एनर्जी मिलती है और वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी होती है। और जो शैलो अर्थक्वेक होते हैं वो बहुत ज्यादा तबाही मचाने के लिए जाने जाते हैं। गहरे भूकंप की ऊर्जा एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाती है और जब ये फैल जाती है उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। यही कारण है कि तबाही कम हुई लेकिन झटके दिल्ली तक महसूस हुए। अब एक सेकंड के लिए सोचो, अगर यही 5.9 तीव्रता का भूकंप सिर्फ 10 किलोमीटर गहरा होता तो केंद्र की क्या हालत होती? सोचने की जरूरत है और आपको भी अंदाजा हो चुका होगा कि ये कितना भयानक हो सकता था। अब सवाल यह है कि दिल्ली एनसीआर को इन झटकों में सबसे ज्यादा खतरा क्यों है, दिक्कत क्यों है? भूकंप की लहरें जब दिल्ली पहुंचती है तो उनका बर्ताव बदल जाता है। दिल्ली आखिर क्यों इतनी संवेदनशील है, क्यों जो है इतनी खतरनाक है? दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है जहां की मिट्टी रेतीली और नरम है। तो अगर आप सभी दिल्ली में हैं तो कमेंट जरूर करें। दिल्ली एनसीआर की मिट्टी रेतीली और नरम है। नरम मिट्टी शॉक वेव्स की गति को धीमी करती है लेकिन उसका प्रभाव यानी उसका इफेक्ट बढ़ा देती है। इसे साइड एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, जो झटकों को तेज कर देती है। वो बहुत ही इंटेंसिटी उसकी बढ़ा देती है। और दिल्ली में आबादी भी बहुत सघन है। बहुत पास पास ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई है, बहुत सघन आबादी यहाँ रहती है। इसी वजह से दिल्ली की ऊंची इमारतों में झटके सबसे ज्यादा महसूस किए जाते हैं। दिल्ली में जैसी कोई कंपन होता है, इस रेतीली जमीन की वजह से कंपन तेज हो जाते हैं और चूंकि जान माल का खतरा यहाँ हमेशा ज्यादा बना रहता है। अब हम बात करते हैं सीस्मिक जोन 4। आप अक्सर सुनते होंगे, इसका असली मतलब क्या है? तो ये रहा भारत का नक्शा। अगर हम भारत बात करें तो हिमालय के पास का जो हिस्सा है वो जोन 4 में आता है। और ये जो बेल्ट है वो बहुत ही एक्टिव टेक्टोनिक एक्टिव बेल्ट है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस ने देश को 4 भूकंपीय जोन में बांट दिया है। दिल्ली एनसीआर जोन 4, जिसे गंभीर जोखिम क्षेत्र कहा जाता है, यानी हाई जो रिस्क प्रॉन एरियाज में गिना जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ 8 तीव्रता का भूकंप आने की वैज्ञानिक संभावना है। जी हाँ, जोन 4 में अगर रिक्टर स्केल 8 तक का भूकंप बहुत आसानी से आ सकता है और ये बहुत तबाही मचा सकता है। दिल्ली के पास सोहना, मथुरा, मुरादाबाद में भी फॉल्ट लाइन मौजूद हैं। ये सारी जो है फॉल्ट लाइन्स है। फॉल्ट लाइन वो होती हैं जहां पर घर्षण की संभावना, फ्रिक्शन की संभावना सबसे ज्यादा होती है और यहाँ पर टेक्टोनिक जो एनर्जी होती है वो सरफेस पे रिलीज हो सकती है। यानी अगर इस मैप को ध्यान से देखें तो ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं लाइट कलर से, ये जोन 4 का इलाका है, बहुत संवेदनशील है और 8 रिक्टर स्केल 8 तक की भूकंप को यहाँ आने की संभावना बनी हुई है। अब सवाल है, क्या ये भूकंप एक बड़े खतरे की चेतावनी है? चलिए समझते हैं कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। हिमालय क्षेत्र में कई दशकों से कोई बहुत बड़ा मेगा अर्थक्वेक नहीं आया, कोई बहुत बड़ा भूकंप नहीं आया। वैज्ञानिक मानते हैं कि जमीन के अंदर भारी ऊर्जा एक सीस्मिक गैप बन चुका है। बहुत हैवी एनर्जी जो है वो स्टोर हो चुकी है। 5.9 तीव्रता के छोटे भूकंप उस रुकी हुई ऊर्जा का सिर्फ एक मामूली रिसाव है, जो थोड़ा थोड़ा चट्टानों से रिस रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि कई सालों से
जमीन के अंदर वो एनर्जी स्टोर हो रही है। और असली खतरा उस दिन का जब ये रुकी हुई प्लेट अचानक कई मीटर खिसक जाएगी, या इनके अंदर जो मौजूद ऊर्जा है वो सरफेस पे आ जाएगी और वो बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकती है। अब सवाल ये है कि हमारी बहुमंजिला इमारतें 8 तीव्रता वाले उस बड़े झटके के लिए तैयार हैं, जहां पर बहुत ढेर सारी ऊर्जा रिलीज हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या रिक्टर स्केल, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, भूकंप को मापने वाला स्केल, पूरी कहानी बताता है? अब यहां पर मैं बात कहूंगा कि सिर्फ तीव्रता यानी मैग्नीट्यूड देखकर खतरे का अंदाजा लगाना बहुत बड़ी भूल होगी। दुनिया में दो तरह की स्केल होती है जहां पे हम भूकंप मापते हैं। एक मैग्नीट्यूड यानी परिमाण आधारित, जिसे रिक्टर स्केल कहते हैं, और दूसरा मार्केली स्केल, जो इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता आधारित होता है। तो रिक्टर स्केल आज सबसे ज्यादा मान्य है। रिक्टर स्केल सिर्फ ऊर्जा मापता है, यानी कि लॉगरिथमिक स्केल है, ये एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है इस पर बात करता है। वहीं मार्केली स्केल बताता है कि तबाही मार्केली स्केल पर निर्भर करती है, यानी कि कितना डिजास्टर आ रहा है। तो जहां पर रिक्टर स्केल एनर्जी रिलीज को बताता है, वहीं तबाही को बचाने वाला, इंटेंसिटी को बताने वाला मार्केली स्केल है। सिर्फ 5.9 फिक्स रहती है, लेकिन झटके की इंटेंसिटी दूरी के साथ बदलती रहती है। आप केंद्र से कितनी दूर हैं, ये डिपेंड करेगा। 7 तीव्रता वाले भूकंप में 6 तीव्रता की तुलना में 32 गुना अधिक ऊर्जा होती है। 32 टाइम्स लॉग स्केल है। इसलिए 5.9 के आंकड़े को सुरक्षित मानकर तैयारी रोकना एक रणनीतिक चूक हो सकती है। ये मत सोचिए कि 5.9 था तो झटके कम लगे। अगर इसका सेंटर, इसकी गहराई बहुत कुछ तय करते हैं। जमीन के नीचे लगातार बहुत कुछ चल रहा है जिस पर हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। चलिए दोस्तों, समझते हैं कि आपने क्या सीखा। तो उत्तर भारत में आए भूकंप का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या था? प्रशांत महासागर में सुनामी लहरों का उठना, भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होना, या ज्वालामुखी गतिविधियों का अचानक होना यानी ज्वालामुखी का फटना। सही आंसर जो अगर आपने समझा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि ABCD में से कौन सा आंसर आपको सबसे सही और अप्रोप्रिएट लगता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, हमेशा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, भूकंप की तैयारियों के बारे में ज़रूर पढ़िए, और इस तरह की कोई घटना होने पे पैनिक मत होंगे, और आप उम्मीद करूंगा कि आप सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।